आज हम निकटतम पड़ोसी वर्गीकरण का अन्वेषण करेंगे। आइए निकटतम पड़ोसी वर्गीकरणकर्ताओं में गहराई से समझें। हम बुनियादी बातों को समझने से शुरू करेंगे, जिसमें ये शामिल है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है और उपयोग की जाने वाली शब्दावली क्या है। ये वर्गीकरणकर्ता निकटतम डेटा बिंदुओं या पड़ोसियों को खोजकर भविष्यवाणियां करता है। इसके बाद हम दूरी के माध्यम से समानता मापने में आने वाली चुनौतियों की जांच करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दूरी मापदंड का चयन वर्गीकरणकर्ता के प्रदर्शन पर काफ़ी प्रभाव डाल सकता है। हम निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम की अभिव्यक्तिकता का भी अन्वेषण करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के डेटा वितरण को मॉडल करने की उनकी क्षमता को संदर्भित करता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इन अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाता है, जिसमें पाइथन का उपयोग करके एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। अंत में हम निकटतम पड़ोसी वर्गीकरणकर्ताओं के लक्षण, फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें उनकी क्षमताओं और सीमाओं का समग्र दृष्टिकोण मिलेगा। The basic idea of nearest neighbor classifiers can be illustrated with the saying, if it walks like a duck, quacks like a duck, then it's probably a duck. This captures the essence of how the algorithm operates. Nearest neighbor classifiers की मूल अवधारणा को इस कहावत के साथ चित्रित किया जा सकता है, यदि यह बत्तख की तरह चलता है, बत्तख की तरह बोलता है, तो यह शायद बत्तख है। यह दर्शाता है कि यह एल्गोरिदम कैसे काम करता है। In the diagram, we see a collection of training records, each representing known examples. The test record, depicted as a duck, is what we want to classify. The process involves computing the distance between the test record and each of the training records. आरेख में हम प्रशिक्षण रिकॉर्ड्स का एक संग्रह देखते हैं, जिनमें से प्रत्येक छात्र उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करता है। परीक्षण रिकॉर्ड, जिसे एक बत्तख के रूप में दर्शाया गया है, वह है जिसे हम वर्गीकृत करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में परीक्षण रिकॉर्ड और प्रत्येक प्रशिक्षण रिकॉर्ड के बीच की दूरी की गणना शामिल होती है। By choosing the k nearest records, those that are most similar, we can determine the classification of the test record. The nearest examples, in this case, help us decide that the unknown record is likely a duck based on its proximity to other duck-like records. This approach highlights the classifier's reliance on similarity to make decisions. सबसे निकट रिकॉर्ड्स को चुनकर, जो सबसे अधिक समान है, हम परीक्षण रिकॉर्ड की वर्गीकरण का निर्धारण कर सकते हैं। इस मामले में निकटतम उदाहरण हमें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि अज्ञात रिकॉर्ड संभवतः एक बत्तख है, अन्य बत्तख जैसे रिकॉर्ड्स के निकटता के आधार पर। यह दृष्टिकोण निर्णय लेने के लिए वर्गीकर्ता की समानता पर निर्भरता को उजागर करता है। इंस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर्स मशीन लर्निंग में एक आवश्यक अवधारणा है। आइए दो प्रकारों पर नजर डालें, रोट लर्नर और निकटतम पड़ोसी। एक रोट लर्नर प्रशिक्षण डेटा को याद करता है और केवल तभी एक वर्गीकरण असाइन करता है जब इनपुट बिल्कुल एक प्रशिक्षण उदाहरण से मेल खाता है। इसका मतलब है कि इसमें सामान्यीकरण की कमी होती है, क्योंकि यह केवल वही पहचान सकता है जो उसने पहले देखा है, बिना किसी अनुकूलन के। इसके विपरीत निकटतम पड़ोसी दृष्टिकोण, जिसे अक्सर K निकटतम पड़ोसी KNN कहा जाता है, नए उदाहरणों को वर्गीकृत करने के लिए K सबसे निकटतम डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है। यह विधि केवल सटीक मेलों के बजाय कई उदाहरणों पर विचार करके कुछ स्तर का सामान्यीकरण प्रदान करती है। इस निर्भरता के कारण वर्गीकरण निर्णयों के लिए मौजूदा उदाहरणों पर निकटतम पड़ोसी शब्द का उपयोग आमतौर पर इंस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर्स के साथ किया जाता है। यह रोट लर्निंग की तुलना में KNN की लचीली प्रकृति को उजागर करता है। यहाँ हमारे पास निकटतम पड़ोसी दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है। ग्राफ यह दर्शाता है कि हम एक अनदेखे उदाहरण को उसकी विशेषताओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं। पेट की लंबाई और एंटीना की लंबाई। प्लॉट दो वर्ग दिखाता है, कैटिडिड्स जिन्हें लाल मार्करों द्वारा दर्शाया गया है और ग्रास हॉपर जिन्हें नीले मार्करों द्वारा दर्शाया गया है। अनदेखा उदाहरण, जो इन लंबाइयों के प्रतिच्छेदन पर चित्रित है, को उसके निकटतम पड़ोसी की पहचान करके वर्गीकृत किया जाता है। नियम सरल है, यदि निकटतम उदाहरण एक कैटिडिड है, तो नया उदाहरण एक कैटिडिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्यथा इसे एक ग्रास हॉपर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
ये विधि इस बात पर जोर देती है कि जात डेटा बिंदुओं की निकटता से वर्गीकरण निर्णयों को प्रभावी ढंग से कैसे निर्देशित किया जा सकता है। निकटतम पड़ोसी दृष्टिकोण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें 3 आवश्यक घटकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, संग्रहीत प्रशिक्षण रिकॉर्ड का एक सेट तुलना के लिए आधार प्रदान करता है। दूसरा, एक दूरी मीट्रिक का उपयोग ये गणना करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक प्रशिक्षण रिकॉर्ड अज्ञात रिकॉर्ड के कितने करीब है। अंत में हमें विचार करने के लिए निकटतम पड़ोसियों की संख्या ख तय करनी होगी। जब किसी अज्ञात रिकॉर्ड का वर्गीकरण किया जाता है तो हम प्रत्येक प्रशिक्षण उदाहरण से दूरी की गणना करके शुरू करते हैं। फिर हम ख निकटतम पड़ोसियों की पहचान करते हैं। वर्गीकरण इन पड़ोसियों के बीच या तो बहुमत वोट या भारित वोट द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अज्ञात रिकॉर्ड को सबसे समान जात उदाहरणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम को अक्सर एक आलसी शिक्षार्थी के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्साही शिक्षार्थियों के विपरीत, जो प्रशिक्षण डेटा से एक मॉडल बनाने के लिए अग्रिम रूप से काम करते हैं, आलसी शिक्षार्थी इस काम को वर्गीकरण तक स्थगित कर देते हैं। शिक्षण चरण में नियरेस्ट नेबर जैसे आलसी शिक्षार्थी स्पष्ट मॉडल बनाए बिना प्रशिक्षण डेटा को बस संग्रहित करते हैं। इसका मतलब है कि सभी गणनात्मक प्रयास परीक्षण चरण के दौरान होते हैं, जब नए उदाहरणों का वर्गीकरण किया जाता है। एक स्पष्ट मॉडल के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया संग्रहित डेटा और समानता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मैट्रिक्स पर निर्भर करती है। यह दृष्टिकोण लचीलापन और अनुकूलनशीलता की अनुमति देता है, क्योंकि वर्गीकरण सीधे सबसे वर्तमान डेटा बिंदुओं से प्रभावित होता है। जब निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम में समानता को मापते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अप्रासंगिक और अनावश्यक विशेषताएं समानता मीट्रिक को विकृत कर सकती हैं, जिससे इन तत्वों को हटाने के लिए विशेषता चयन करना आवश्यक हो जाता है। विशेषताओं के विभिन्न पैमाने और सीमाएं भी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी एकल विशेषता वर्गीकरण को अनुपातहीन रूप से प्रभावित न करे, विशेषताओं का सामान्यीकरण करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेषताओं के महत्व पर विचार करने की आवश्यकता होती है। समानता मीट्रिक आमतौर पर प्रत्येक विशेषता को समान रूप से भारित करते हैं, जो परिणामों की भविष्यवाणी में उनके वास्तविक महत्व को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इन मुद्दों को संबोधित करने से निकटतम पड़ोसी वर्गीकरण की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार होता है। मूल्यांकन करना कि समानता कितनी है सीधा नहीं है। ऊपर दी गई छवियों में एक कंप्यूटर पिक्सल या विशेषता विश्लेषण के आधार पर एक परिचित चरित्र के 2 चित्रणों को अत्यधिक समान के रूप में पहचान सकता है। हालांकि मनुष्य आसानी से अंतर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा चित्रण सही नहीं लग रहा है। इसके विपरीत नीचे की छवियां पहली छवियों से सतही रूप से भिन्न हैं। फिर भी मनुष्य संदर्भ और चरित्र के सार की पहचान के कारण समानताएं देख सकते हैं। यह उन एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की चुनौती को उजागर करता है जो मानव धारणा से मेल खाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अक्सर सतही समानताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय गहरे संदर्भात्मक समानताओं के। डेटा में विभिन्न पैमानों के साथ काम करते समय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास 2 उदाहरण हैं, जॉन और रैचल, जिनका वर्णन उम्र, आय और क्रेडिट कार्ड की संख्या द्वारा किया गया है। इन उदाहरणों के बीच निकटता को यूक्लिडियन दूरी का उपयोग करके मापा जाता है, जो उनकी विशेषताओं में वर्गीकृत अंतर के योग के वर्गमूल के रूप में गणना की जाती है। हालांकि आय अपने बड़े संख्यात्मक दायरे के कारण इस गणना पर हावी हो सकती है, समानता की धारणा को विकृत कर सकती है। इसका समाधान करने के लिए विशेषताओं को एक समान दायरे में पुनः स्केल करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एकल विशेषता दूरी मैट्रिक को अनुपातहीन रूप से प्रभावित न करे, जिससे उदाहरणों के बीच अधिक संतुलित तुलना की अनुमति मिलती है। When dealing with different scales, it's crucial to ensure fair comparisons. In the graphs, we see the x-axis measured in centimeters on the left and millimeters on the right, while the y-axis is in dollars. The nearest neighbor for the pink instance varies based on these scales. जब विभिन्न पैमानों से निपटते हैं तो निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि बाएं पर x अक्ष सेंटीमीटर में मापा जाता है
और दाएं पर मिलीमीटर में, जबकि y डॉलर में है। गुलाबी उदाहरण के लिए निकटतम पड़ोसी इन पैमानों के आधार पर भिन्न होता है। To address this, z-normalization is used. This technique transforms feature values to have a mean of 0 and a standard deviation of 1. The formula is x equals text mean x, text x. By normalizing, we ensure that each feature contributes equally to the distance calculation, resulting in more consistent and accurate neighbor identification. इसका समाधान करने के लिए z सामान्यीकरण का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक फीचर मानों को इस प्रकार परिवर्तित करती है कि उनका औसत शून्य और मानक विचलन एक हो। सूत्र है x minus text mean x। सामान्यीकरण करके हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक फीचर दूरी गणना में समान रूप से योगदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक सुसंगत और सटीक पड़ोसी पहचान होती है। इरेलेवेंट विशेषताओं को संभालना सटीक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि प्रत्येक उदाहरण को इसी विशेषताओं द्वारा वर्णित किया गया है, लेकिन केवल 2 प्रासंगिक हैं। ये बेट्स आयामी स्थान में समान उदाहरणों को दूरस्थ दिखा सकता है। इसे कम करने के लिए आप प्रशिक्षण उदाहरणों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे अप्रासंगिक विशेषताओं के लिए पैटर्न को अस्पष्ट करना कठिन हो जाता है। अप्रासंगिक विशेषताओं की पहचान और हटाने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करना भी प्रभावी है। सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग अनावश्यक विशेषताओं को छांटने में मदद करता है, जिससे मॉडल का प्रदर्शन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त विशेषता उपसमुच्चयों की खोज करके डेटा को परिष्कृत किया जा सकता है, केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो वर्गीकरण के लिए आवश्यक हैं। चलो 2 दृष्टिकोणों का उपयोग करके मॉडल की अभिव्यक्तिता की समीक्षा करते हैं। 2 विभाजनों के साथ एक निर्णय वृक्ष DT और एक रैखिक मॉडल। ग्राफ ये दर्शाता है कि ये मॉडल आयु और आय के आधार पर डेटा को कैसे वर्गीकृत करते हैं। निर्णय वृक्ष, जो कि डैश लाइनों द्वारा दर्शाया गया है, 3 पत्तियां बनाता है और वर्गीकरण में केवल एक त्रुटि करता है। यह स्पष्ट सीमाओं वाले डेटा के साथ अनुकूलन की इसकी क्षमता को दर्शाता है। इसके विपरीत रैखिक मॉडल, जो कि विकर्ण रेखा द्वारा दर्शाया गया है, 3 त्रुटियां करता है। इसकी सरलता जटिल पैटर्न को पकड़ने की इसकी क्षमता को सीमित करती है, जो मॉडल की जटिलता और प्रदर्शन के बीच के समझौते को उजागर करती है। 1. निकटतम पड़ोसी मॉडल की अभिव्यक्तिता यहाँ दर्शाई गई है। यह मॉडल एक लचीली निर्णय सीमा को अपनाकर शून्य त्रुटियों को प्राप्त करता है, जो रेखा द्वारा दर्शाई गई है। सीमा केवल वहीं प्रकट होती है जहां वर्ग भिन्न होते हैं, जिससे सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित होता है। इस रेखा पर स्थित बिंदु निकटतम वृत्त और प्लस चिह्न से समान दूरी पर होते हैं, जो प्रभावी रूप से वर्गों को अलग करते हैं। यह अनुकूलन क्षमता जटिल डेटा वितरण को संभालने में 1NN की शक्ति को उजागर करती है, जिससे ये विभिन्न परिदृश्यों में सटीक वर्गीकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। 1 निकटतम पड़ोसी 1-NN मॉडल की अभिव्यक्तिता प्रत्येक उदाहरण के चारों ओर सीमाओं के माध्यम से दर्शाई जाती है। नारंगी रेखा ये संकेत करती है कि जहां वर्ग लेबल दोनों तरफ भिन्न होते हैं, वहां अप्रत्यक्ष सीमाएं बनती हैं, जिन्हें वोरोनोई आरेख के रूप में जाना जाता है। ये सीमाएं स्वाभाविक रूप से बिना स्पष्ट निर्माण के बनती हैं, हालांकि इन्हें प्रयास के साथ पहले से गणना की जा सकती हैं। हालांकि यदि K1 हो तो यह अधिक जटिल हो जाता है। वोरोनोई आरेख प्रभावी रूप से दिखाता है कि 1NN कैसे स्थान को विभाजित करता है। इसकी क्षमता को निकटता के आधार पर वर्गों को अलग करने की क्षमता को दर्शाता है। K को 1 से अधिक बढ़ाने पर निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम में एक अधिक मजबूत वर्गीकरणकर्ता प्राप्त होता है। यह दृष्टिकोण शोर के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि एकल बाहरी तत्व वर्ग को निर्धारित नहीं करेगा। केवल एक निकटतम बिंदु पर निर्भर रहने के बजाय वर्गीकरण कई पड़ोसियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके लिए मतदान एक सामान्य विधि है, जहां पड़ोसियों के बीच बहुसंख्यक वर्ग को चुना जाता है। वैकल्पिक रूप से आप प्रत्येक पड़ोसी के प्रभाव को उनकी दूरी के प्रतिलोम वर्ग द्वारा भारित कर सकते हैं, जिससे निकट के बिंदुओं को अधिक महत्व मिलता है। यह रणनीति वर्गीकरणकर्ता की सटीकता और लचीलापन बढ़ाती है। इस आरेख में हम एक नए बिंदु के लिए वर्ग संभावनाओं का अनुमान लगा रहे हैं, जिसे एक नीले वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। हमारे पास 3 वर्ग हैं: सरकार, विज्ञान लाल और कला सफ़ेद।
नए बिंदु के विज्ञान वर्ग से संबंधित होने की संभावना निर्धारित करने के लिए हम इसके निकटवर्ती बिंदुओं की निकटता की जांच करते हैं। हाइलाइट किए गए क्षेत्र के भीतर कुल 6 बिंदुओं में से एक लाल बिंदु है। इस प्रकार नए बिंदु के विज्ञान के रूप में वर्गीकृत होने की संभावना फ्रैक 1 6 है। यह दृष्टिकोण अनिश्चितता को मापने में मदद करता है और वर्गीकरण की संभाव्य समझ प्रदान करता है। निकटतम पड़ोसी विधियों का प्रभावी रूप से उपयोग प्रतिगमन कार्यों के लिए किया जा सकता है, जहां लक्ष्य संख्यात्मक मानों की भविष्यवाणी करना होता है। ये k निकटतम पड़ोसियों के मानों के औसत या माध्यिका को लेकर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इन मानों को परीक्षण उदाहरण से उनकी दूरी के प्रतिलोम वर्ग द्वारा भारित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि निकटतम पड़ोसियों का भविष्यवाणी पर अधिक प्रभाव होता है, जिससे अधिक सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। यह दृष्टिकोण निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम को वर्गीकरण और प्रतिगमन दोनों कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति देता है। यहाँ हम एक पाइथन स्क्रिप्ट को विभिन्न k मानों के साथ निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम लागू करते हुए देखते हैं। स्क्रिप्ट आवश्यक पुस्तकालयों को आयात करके शुरू होती है। एल्गोरिदम के लिए sklearn.neighbors से kneighbors क्लासिफायर और प्लॉटिंग के लिए matplotlib.pyplot। नम नेबर्स में परीक्षण करने के लिए k मानों की सूची होती है। खाली सूचियां ट्रेन एक्ट और टेस्ट एक्ट प्रशिक्षण और परीक्षण सटीकताओं को संग्रहित करती हैं। लूप प्रत्येक k पर पुनरावृत्त होता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति के लिए वर्तमान k के साथ मिन्कौस्की मीट्रिक का उपयोग करके एक वर्गीकरणकर्ता बनाया जाता है। वर्गीकरणकर्ता को प्रशिक्षण डेटा X-train और Y-train पर फिट किया जाता है। भविष्यवाणियां प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा दोनों पर की जाती हैं। सटीकता स्कोर की गणना की जाती है और ट्रेन एक्ट और टेस्ट एक्ट में जोड़ा जाता है। अंत में सटीकताओं को पड़ोसियों की संख्या के खिलाफ प्लॉट किया जाता है, ये दिखाते हुए कि k के साथ प्रदर्शन कैसे भिन्न होता है। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि k को बदलने से प्रदर्शन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। परीक्षण सेट बेत्सी निकटतम पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, जो पूर्वाग्रह और परिवर्तनशीलता के बीच संतुलन को दर्शाता है। प्रशिक्षण सेट के लिए प्रदर्शन k को 1 के साथ चरम पर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि k को 1 के साथ मॉडल प्रशिक्षण डेटा को पूरी तरह से याद कर लेता है, जिससे त्रुटियां शून्य हो जाती हैं। हालांकि इससे ओवरफिटिंग हो सकता है, जहां मॉडल नए डेटा के लिए अच्छी तरह से सामान्यीकृत नहीं करता है। प्लॉट प्रशिक्षण डेटा को निकटता से फिट करने और अनदेखे डेटा के लिए सामान्यीकृत करने की क्षमता बनाए रखने के बीच के समझौते को दर्शाता है। k निकटतम पड़ोसी KNN के लाभ और हानियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए हम कई फायदों को उजागर करते हैं। ये एक आलसी शिक्षार्थी होने के कारण जल्दी प्रशिक्षित होता है और इसके निर्णय समझाना आसान होता है। ये विधि शोर के प्रति मजबूत होती है, विशेष रूप से जब K1 चुना जाता है, और ये जटिल निर्णय सीमाओं को संभाल सकती है। इसके अलावा KNN बहुमुखी है। इसे वर्गीकरण और प्रतिगमन दोनों कार्यों में लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। मूल्यांकन समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सभी प्रशिक्षण उदाहरणों को संग्रहित करना आवश्यक होता है। ये उच्च स्तरीय अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करता है, क्योंकि कोई स्पष्ट मॉडल नहीं बनाया जाता है। ये एल्गोरिदम अप्रासंगिक और अनावश्यक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे दूरी मीट्रिक की सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। इन पहलुओं को संतुलित करना KNN का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी है।